और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बातों ही बातों में इनकी लड़ाई ना हो जाए। छोटी सी बात शुरू होती है और पता नहीं कहाँ चली जाती है। और ये सब अपने आसपास देखते हुए आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में किसी को हर्ट किए बिना उनसे बात की भी जा सकती है या नहीं। क्या इस बेरहम दुनिया में लोगों के लिए एक दूसरे के प्रति दयालु होना, काइंड होना पॉसिबल भी है या नहीं? तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है कि अभी भी हमारे लिए एक दूसरे के प्रति दयालु होना और काइंड होना वाकई में पॉसिबल है। यानी कि प्यार मोहब्बत से भी बात हो सकती है। लेकिन कैसे, ये सब हम जानेंगे आज की इस ऑडियो बुक समरी में, जिसे बनाया है गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ ने, जहाँ पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूँ गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए जानते हैं समरी के बारे में। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, अ लैंग्वेज ऑफ लाइफ, जिसे लिखा है मार्शल बी रोसेनबर्ग ने। और इस समरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन यानी कि एनवीसी और इसे अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर ये सब आप सीखेंगे, ताकि आप दूसरों के साथ ऐसा कोई व्यवहार ना करें जो कि ठीक नहीं है। इस समरी के जरिए आप दूसरों को बिना सख्ती से जज किए देखना शुरू कर देंगे और जैसे वो है वैसे ही आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। आप उन्हें सुनना शुरू करेंगे और उनकी असली फीलिंग्स और जरूरतों को समझेंगे। आप दूसरों में अच्छाइयां देखने लगेंगे और उनकी तारीफ करेंगे। तो एनवीसी यानी कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करना आपकी जिंदगी को बदल देगा। दया से हम दुनिया को बदल सकते हैं। तो आइए, ये दया, प्यार, मोहब्बत और दयालुता एग्जैक्टली कैसे हमें क्रिएट करना है, इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये जानने के लिए हम इस जर्नी को शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं गिविंग फ्रॉम द हार्ट। तो आइए समझते हैं कि ये कैसे करना है। आजकल ये दुनिया रहने के लिए एक अच्छी जगह नहीं रह गई है। लोगों का बिहेवियर खराब होता जा रहा है। लोग एक दूसरे को जज करते हैं और एक दूसरे की सोच और फीलिंग्स को नजरअंदाज करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस निर्दयी दुनिया को बदलने का कोई रास्ता वाकई में बचा है? तो फॉर्चुनेटली दूसरों की ओर दयालु बनने की शुरुआत करने का एक रास्ता है और इस रास्ते को नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन यानी कि एनवीसी कहा जाता है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का एक ऐसा तरीका है जो हमें उस टाइम में भी इंसान बने रहने के लायक बनाता है जब हम चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कर रहे हो। ये लोगों को दूसरों के नजरिए को सुनने और खुद को साफ साफ और ईमानदारी से एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। दुनिया भर में कई लोग अपने करीबी रिश्तों को गहरा करने के लिए, काम पर इफेक्टिव रिश्ते बनाने के लिए या पॉलिटिकल फील्ड में नेगोशिएट करने के लिए एनवीसी यानी कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन को यूज कर चुके हैं। एनवीसी के सफल होने के लिए इसके 4 कंपोनेंट्स, नंबर 1 है ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 है फीलिंग्स, नंबर 3 है नीड्स यानी कि जरूरतें और नंबर 4 है रिक्वेस्ट। तो हमें इन 4 कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को उनकी गलतियों के लिए घर पर, स्कूल में या और किसी जगह डांट सकते हैं, बच्चे भी उनकी गलती बताए जाने पर पलटकर कुछ बोल सकते हैं। तो अक्सर पेरेंट्स और बच्चे बहस करते हुए कहे गए शब्दों का इम्पैक्ट नोटिस नहीं करते हैं। जैसे कि माँ ने 2 गंदे मोजे यानी कि सॉक्स कॉफी टेबल के नीचे और 3 गंदे मोजे टीवी के बगल में देखे। उन्होंने इस बारे में अपने बेटे फेलिक्स से एनवीसी यानी कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के 4 कंपोनेंट्स ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड्स और रिक्वेस्ट को यूज करके बात की। माँ ने फेलिक्स को मोजे कहाँ है ये बताकर अपने ऑब्जर्वेशन को पॉइंट आउट किया। उन्होंने बताया कि वो गुस्से में है और समझाया कि उन्हें रूम में जिसे सब शेयर करते हैं साफ सुथरा चाहिए। आखिर में माँ ने अपनी बात फेलिक्स को ये रिक्वेस्ट करके खत्म करी कि उसे अपने मोजे अपने रूम में या वॉशिंग मशीन में रखने चाहिए। अपने बेटे पर चिल्लाने के बजाय माँ ने हमें दिखाया कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन किसी के विचारों को एक्सप्रेस करने और आपसी समझौते को अचीव करने में कितना इफेक्टिव हो सकता है। तो इस तरीके से गिविंग फ्रॉम द हार्ट ये कैसे करना है ये जानने के बाद अब बात करते हैं कम्युनिकेशन दैट ब्लॉक्स कंपैशन, यानी कि लोग नेचुरली लेन देन करने के लिए बने हैं और आप अपने ऑफिस के कलीग को ज्यादा समय ऑफिस में देर से आते हुए देखते हैं तो आप अपने उस कलीग की समय की और लापरवाही को नापसंद करना शुरू करते हैं और उसे आलसी और बहुत ही सुस्त इंसान के रूप में देखने लगते हैं। वैसे कंपैरिजन करना भी एक तरीके से जजमेंट होता है। आप अपनी खामियों के बारे में जानकर दुखी महसूस करते हैं, जैसे कि हम कैसे अक्सर खुद को सेलिब्रिटीज या उन लोगों से कंपेयर करते हैं जिनके पास ऐसे फिजिकल फीचर्स होते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं।
तो ऐसा करने से हमारे अंदर जलन और बुरी भावनाएं आती है जो हमें दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए उकसा सकती है। जब हम अपनी इच्छाओं को डिमांड की तरह कम्युनिकेट करते हैं तब हम कम दयालु बन जाते हैं। ये उन लोगों पर लागू होता है जिनके पास दूसरों के ऊपर कुछ हद तक अथॉरिटी होती है। ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम कभी भी दूसरों से कुछ नहीं करा सकते, किसी भी कीमत पर नहीं, बहुत ही मुश्किल है। आपकी जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर होगा जब आपने कुछ ऐसा किया जो आप नहीं चाहते थे, लेकिन आपको करना पड़ा। एक टीचर ने इसी एक्सपीरियंस को शेयर किया जब उन्हें अपनी जॉब के हिस्से के रूप में ग्रेड्स देने की शिकायत की। उनकी राय में ग्रेड देना सिर्फ टाइम और एफर्ट को वेस्ट करना है, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स में चिंता पैदा होती है। उनकी राय के बावजूद टीचर ने कहा कि उन्हें ग्रेड देना ही पड़ा क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी है। डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी को दोष देने के बदले टीचर ने ये महसूस किया कि उन्होंने ग्रेड देना चुना क्योंकि उन्हें अपनी जॉब पसंद है। तो ये कहने के बजाय कि उन्होंने सिर्फ इसीलिए ग्रेड्स दिए क्योंकि उन्हें ग्रेड्स देने थे, वो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार फील करने लगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी से मुकरना एक तरह से कम्युनिकेशन को दूर करने जैसा है। ये लोगों को उनके द्वारा की गई चीजों की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को खोकर हर चीज के लिए बहाने ढूंढने का कारण बनता है। आपको एक पर्सनल कारण ढूंढना चाहिए कि आपने जो भी किया वो क्यों किया और उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जिम्मेदारी लेने के साथ साथ अब आगे बात करते हैं ऑब्जर्विंग विदाउट एजुकेटिंग। अब ये कैसे करना है, आइए जानते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने दूसरों के एक्शन पर कमेंट किया हो? जिंदगी में कभी ना कभी आपने किसी को अजीब, बेवकूफ या गुस्सा दिलाने वाला कहकर डिस्क्राइब किया होगा। बहुत से लोग अपने ऑब्जर्वेशन के साथ अपनी जजमेंट को मिलाने की गलती करते हैं। जैसे हम किसी को ऐसे शब्दों का लेबल दे देते हैं तो वो ये बताता है कि कैसे हमने दूसरों के लिए अपनी दया को खो दिया। एनवीसी यानी कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन को ठीक से प्रैक्टिस करने के लिए और अपनी दया को वापस पाने के लिए हम दूसरों से जो सुनते और देखते हैं उसे बिना जज किए साफ साफ समझना पड़ेगा। उस ऑब्जर्वेशन को याद करना एनवीसी का पहला कंपोनेंट है। अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन के साथ जजमेंट को मिला देते हैं तो ये हो सकता है कि वो इंसान आपके असली मैसेज को याद ना रखकर सिर्फ आपकी क्रिटिसिज्म को याद रखे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास जज करने का हक नहीं है। एनवीसी यानी कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन भेदभाव को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इवैल्यूएशन सिर्फ तभी किया जाना चाहिए जब ये किसी खास समय या कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हो। जैसे कि एलिमेंट्री स्कूल में टीचर्स और प्रिंसिपल के बीच में एक गलत फहमी का केस हो गया। जब टीचर से पूछा गया कि वो प्रिंसिपल के बारे में क्या सोचते हैं तो उनमें से कुछ ने कहा कि प्रिंसिपल की जबान बहुत लंबी है, प्रिंसिपल बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो हर समय सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये बातें ऑब्जर्वेशन है या इवैल्यूएशन? टीचर्स ने ये बताया कि प्रिंसिपल हमेशा अपने बचपन की या अपने जंग के समय की एक्सपीरियंस की स्टोरी शेयर करते रहते हैं, जिससे उनकी स्टाफ मीटिंग 20 मिनट ज्यादा लंबी हो जाती है। टीचर्स ने प्रिंसिपल के सामने कभी भी इस बिहेवियर के बारे में नहीं बताया। उन्होंने फैसला किया कि अगली मीटिंग में वो जरूर इस बात को बोलेंगे। जब टाइम आया प्रिंसिपल फिर से अपनी एक और कहानी शेयर करने में लगे। टीचर्स ने फिर से कुछ नहीं कहा। इसके बदले उन्होंने ऐसा बिहेव किया जिससे बिना कुछ कहे ही ये दिख गया कि वो प्रिंसिपल की बुराई करते हैं। जैसे आंखें घुमाना और अपनी घड़ी चेक करना। जब टीचर्स को कुछ कहने के लिए कहा गया तो उनमें से एक ने प्रिंसिपल से कहा कि वो बातूनी है और अपनी पर्सनल बातें सबको बताते हैं। तो इससे आप सीखेंगे कि अपने ऑब्जर्वेशन से अपनी जजमेंट को अलग करना कितना मुश्किल होता है। किसी को जज करने में आपको उन बातों को बताना चाहिए जहाँ उस इंसान ने ऐसा व्यवहार दिखाया था। इस तरह वो इंसान ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। ये उस इंसान को न बताने और उसकी पीठ के पीछे उससे नफरत करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। तो इसी बात के साथ इस जर्नी में आगे तो यहाँ पर नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन को इफेक्टिव ढंग से प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स को अपनी जरूरतों से कनेक्ट करके शुरू करना चाहिए। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी फीलिंग्स और जरूरतों को एक साथ एक्सप्रेस करते हैं तो आपकी जरूरतों के पूरे होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। किसी की फीलिंग्स और जरूरतों को पहचानने के लिए 3 स्टेज का प्रोसेस दिखाया गया है। पहले स्टेज को इमोशनल स्लेवरी कहा जाता है, जिसमें आप दूसरों के इमोशंस की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं और जो भी करते हैं हमेशा उनके बारे में सोचकर करते हैं। क्या आप कभी रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे हैं? आपने देखा होगा कि
पहले कुछ महीनों में रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन जब चीजें सीरियस हो जाती है तो कपल एक दूसरे की फीलिंग्स की जिम्मेदारी लेना शुरू कर सकते हैं। अगर उनमें से एक बहुत भार महसूस करने लगता है और अपने साथी की फीलिंग्स की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है तो वो लास्ट में अलग हो जाते हैं। दूसरे स्टेज को ऑब्नॉक्शियस कहा जाता है, यानी कि बहुत बुरा, जिसमें आप गुस्सा महसूस करते हैं और अब दूसरों की फीलिंग्स के लिए जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। जैसे कि एक यंग लड़की डंगरी पहनकर स्कूल गई और स्कूल की अथॉरिटीज ने उसे बुलाया। लड़की ने अपने गुस्से और आजादी को एक्सप्रेस करते हुए जवाब दिया, भाड़ में जाओ। हालांकि ये स्टेज सेल्फिश होने के बारे में नहीं है। यहाँ पर आप इस बात को जानेंगे कि इमोशनल आजादी आपकी जरूरतों को इस तरह से स्वीकार कर रही है जो दूसरों की जरूरतों का सम्मान करती है। इसलिए उस लड़की को अभी ये सीखने की जरूरत है कि जब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है तो दूसरों का सम्मान कैसे करे। आखिरी स्टेज आती है इमोशनल लिबरेशन, जिसमें हम दया के साथ दूसरों को जवाब देते हैं और कभी भी डरकर या शर्म महसूस करके ऐसा नहीं करते। यहाँ पर आप खुद की फीलिंग्स और एक्शंस की जिम्मेदारी एक्सेप्ट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिक्वेस्टिंग दैट विच वुड एनरिच लाइफ, यानी कि आपका किसी और से रिक्वेस्ट करना एनवीसी का चौथा जरूरी कंपोनेंट है। रिक्वेस्ट करते हुए हमें इसे स्पेसिफिक बनाना चाहिए और पॉजिटिव एक्शन लैंग्वेज यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको अभी अपनी 3 इच्छाएं एक जिन्न को बतानी हो तो आप इसे कैसे कहेंगे। याद रखें कि हम जो चाहते हैं उसके लिए हम जितना क्लियर होंगे उतना ही ज्यादा चांस है कि वो हमें मिल जाएगा। अक्सर हमारे रिक्वेस्ट दूसरों को डिमांड की तरह लग सकते हैं। आपके लिए ये मददगार साबित होगा कि आप अपने लिसनर को आपका मैसेज रिपीट करने के लिए कहे, ताकि आप ये जान पाए कि आपने जो भी कहा क्या उसने उसका सही मतलब समझा या नहीं। जैसे कि एक सिंपल सी बात, क्या जो मैंने कहा आप वो रिपीट कर सकते हैं, या फिर क्या ये क्लियर है। तो आपको आपके रिक्वेस्ट को ठीक से कम्युनिकेट करने में हेल्प कर सकता है। ऐसा समय भी होता है जब हमारे रिक्वेस्ट पूरे नहीं होते हैं या हमें दिए नहीं जाते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि आप कभी भी किसी को जो आप चाहते हैं वो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। दूसरों के प्रति बुरी फीलिंग्स रखने के बजाय उनसे उनके कारण पूछे और उनसे सहानुभूति रखे। आखिरकार एनवीसी एक दूसरे के लिए दयालु होने के बारे में है। तो यहाँ पर अब हम 2 केसेस के बारे में विचार करते हैं। दोनों में जैक और जैन नाम के 2 दोस्त हैं। पहले केस में जैक अकेला फील कर रहा है और वो जैन को उसके साथ रात बिताने के लिए इनवाइट करता है। जैन झिझकती है क्योंकि वो थकी हुई है। वो जैक को सुझाव देती है कि रात को समय बिताने के लिए वो किसी और को बुला ले। फिर जैक उस पर चिल्लाता है, तुम कितनी सेल्फिश हो। दूसरे केस में अभी भी जैक अकेला फील कर रहा है और वो जैन को उसके साथ रात बिताने के लिए इनवाइट करता है। उसी वजह से जैन झिझकती है और सुझाव देती है कि जैक किसी और को बुला ले। ये सुनकर जैक बिना कुछ कहे जाने लगता है। जैन को बुरा फील होता है और वो पूछती है, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है। जैक ना कह देता है, लेकिन जैन उसे बताने के लिए जोर देती है। जैक ने जवाब दिया, तुम जानती हो कि मैं कितना अकेला फील कर रहा हूँ। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ समय बिताओ। अब खुद से पूछिए, इन दोनों केस में क्या गलत है। पहला केस हमें दिखाता है कि कैसे जैक ने पहले ही जैन के कैरेक्टर को लेकर जजमेंट बना लिया था। जैन की आराम करने की जरूरत को समझने के बजाय जैक ने दोष यानी कि ब्लेम किया, भले ही वो उसके रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए मजबूर नहीं थी। आगे दूसरा केस हमें बताता है कि जैक जैन को गिल्टी फील कराकर अगर मगर वाली सिचुएशन दे रहा था। हम जितना ज्यादा इनकार को रिजेक्शन के रूप में देखेंगे उतना ही ज्यादा हमारे रिक्वेस्ट को डिमांड के रूप में देखा जाएगा। हमें दूसरों से हमारे रिक्वेस्ट को मना कर देने का कारण पूछना चाहिए और उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे शायद अगली बार साथ बिताने के लिए बेहतर समय हो सकता है। तो इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सहानुभूति यानी कि एम्पैथी को कैसे लिया जाए, कैसे रिसीव किया जाए। तो सहानुभूति या हमदर्दी का सबसे पहले आपके लिए मतलब क्या है। आप लोगों के साथ कैसे सहानुभूति रखते हैं। सहानुभूति तब होती है जब आप अपना दिमाग खाली करके पूरे दिल से दूसरे इंसान को सुनते हैं। ये जो दूसरे एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आपसे शेयर कर रहे हैं उसको रिस्पेक्ट करना होता है।
ये दूसरे सभी मामलों को अलग करके उस इंसान के लिए फिजिकली और मेंटल रूप में मौजूद होने की ओर इशारा करता है। एनवीसी में हमें दूसरे लोगों के ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स, जरूरतों और रिक्वेस्ट को सुनना चाहिए। आपने उनके मैसेज से जो भी समझा है उसे शॉर्ट में बताइए, इससे पहले कि आप उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। आपको उन्हें खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर देना चाहिए। तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन दो तरफा काम करता है। दूसरों को हमदर्दी देने के लिए हमें भी हमदर्दी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। हालांकि जब आपको लगता है कि आप दूसरों से हमदर्दी करने की कंडीशन में नहीं हैं, तो आपको रुककर सांस लेनी चाहिए और खुद को सहानुभूति देनी चाहिए जो कि आप डिजर्व करते हैं। जैसे कि अस्पताल में एक औरत जो वॉलंटियर थी, उसने एक बुजुर्ग पेशेंट पर नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करने की कोशिश की। उसके पहले उस बूढ़ी औरत की देखभाल के लिए जिन नर्सों को जिम्मेदारी दी गई थी, उन सबको उन्हें खाना और उनकी दवा खिलाने में बहुत परेशानी होती थी। बूढ़ी औरत दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती और मैं मरना चाहती हूँ बड़बड़ाती रहती। वो औरत बूढ़ी औरत के पास गई। उसके वहाँ होने के बावजूद वो बुजुर्ग औरत मैं मरना चाहती हूँ बोलती रही। फिर उस औरत ने बड़े प्यार से कहा, तो आप मरना चाहती हैं। इस बात से हैरान होकर किसी ने आखिरकार उनकी बात सुनी और उनकी बातों पर ध्यान दिया। तो यहाँ पर बूढ़ी औरत रुकी और उस औरत पर ध्यान देने लगी। बूढ़ी औरत बताने लगी कि कैसे कोई उनकी फीलिंग्स को नहीं समझता है। उस औरत ने भी बूढ़ी औरत को बड़े प्यार से जवाब दिया, जिससे उन्हें बातचीत में अपनापन लगे। फिर उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और बूढ़ी औरत ने खाना और दवा खाना शुरू कर दिया। तो इस ओल्ड पेशेंट पर एनवीसी यानी कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट देखकर सभी नर्स आश्चर्यचकित हो गई। तो अगर नर्सों ने एनवीसी ठीक से प्रैक्टिस किया होता तो वे बूढ़ी औरत की सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझ पाती। एनवीसी सहानुभूति के बारे में है। ये एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने और दूसरे के लिए मौजूद रहने के बारे में है। तो सहानुभूति के इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब बात करते हैं द पावर ऑफ एम्पैथी। यानी कि अब जब आपको सहानुभूति के बारे में बता दिया गया है तो अब आपको खुद भी ये सोचना शुरू करना चाहिए कि आप सहानुभूति को फायदेमंद तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। सहानुभूति का इम्पैक्ट क्या है? सहानुभूति हमें दुनिया को कई अलग अलग नजरिए से देखने में हेल्प करती है। हालांकि ऐसा टाइम भी आएगा जब आपके लिए दूसरों से हमदर्दी जताना बहुत मुश्किल होगा, खासकर जब ऐसा लगे कि उनके पास ज्यादा पावर, स्टेटस या रिसोर्स है। गौर कीजिए कि किस तरह आपके लिए अपने दोस्तों से हमदर्दी जताना आसान है, लेकिन अपने बॉस या प्रोफेसर से बात करते हुए ये थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि वल्नरेबल होने पर हम बंधा हुआ फील करने के बजाय ज्यादा सेफ फील कर सकते हैं। वल्नरेबल होने से हिंसा की संभावना कमजोर हो जाती है क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए कंफर्टेबल फील करते हैं। सहानुभूति आपकी रोज की बातचीत में जान डाल सकती है। पहले आप सोचते होंगे कि किसी की बात को बीच में काटना बदतमीजी है, लेकिन अगर आप एक स्पीकर को सहानुभूति के साथ टोकते हैं तो बातचीत अपनी सही दिशा में जाएगी। कभी कभी सहानुभूति बिना कुछ कहे भी सुनी जा सकती है। ऑब्जर्व करें कि जब किसी इंसान के बोलते हुए आंखें भर आती है तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। आपको किसी के साथ हमदर्दी जताने के लिए बहुत सारे शब्दों या सवालों की जरूरत नहीं है। सहानुभूति एक इंसान के लिए पूरी तरह से मौजूद रहने की हमारी एबिलिटी पर डिपेंड करती है। जैसे कि साइकाइट्रिक केयर में रह रही एक 20 साल की औरत 3 महीने से बिल्कुल चुप हो गई थी। जब वो डॉक्टर रोसेनबर्ग के ऑफिस में आई तो उसने एक शब्द भी नहीं बोला, तब भी जब डॉक्टर उससे बात कर रहे थे। अगले कुछ दिनों की काउंसलिंग वैसी ही रही। तब डॉक्टर रोसेनबर्ग ने सोचा कि फिजिकल कांटेक्ट उन्हें औरत से कनेक्ट करने में मदद कर सकता है, इसीलिए उन्होंने उनसे हाथ पकड़कर बात की। कुछ ही टाइम में डॉक्टर रोसेनबर्ग ने देखा कि कैसे वो औरत भले ही कुछ बोल ना रही हो, लेकिन वो धीरे से रिलैक्स होने लगी थी। उनकी मसल्स में टेंशन कम होने लगा था और उनकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई थी। अगले दिन जब औरत ऑफिस में आई तो उन्होंने डॉक्टर रोसेनबर्ग की ओर एक बंद मुट्ठी बढ़ा दी। तब डॉक्टर ने औरत की कनेक्ट करने की इंटेंशन को समझ लिया और उसने उसकी मुट्ठी को अपने हाथों में ले लिया। औरत ने एक मुड़ा हुआ नोट पकड़ा हुआ था जिसमें लिखा था, मुझे मेरे थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प कीजिए। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो औरत फिर से बातें करने लगी, खासकर क्योंकि उन्हें लगा कि डॉक्टर रोसेनबर्ग उनकी परवाह करते हैं और उनसे हमदर्दी रखते हैं। इससे पता चलता है कि लोगों की जरूरतों को पूरा करने में और हर किसी के लिए
एक सेफ माहौल बनाने में मदद करने के लिए सहानुभूति कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजिकल तकलीफ से जूझ रहे लोग ज्यादा अच्छा फील करते हैं जब कोई ऐसा उनके साथ हो जो उन्हें सहानुभूति दे सके। तो इसी लाइन के साथ पहुंच गए हैं हम इस समरी के अंत तक, यानी कि कंक्लूजन तक। तो भाई मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी में आपने नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन यानी कि एनवीसी की इम्पोर्टेंस के बारे में सीखा। आपने सीखा कि सहानुभूति और हमदर्दी कैसे दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप को अच्छा बना सकती है, फिर चाहे वो हमारे अपने हो या अजनबी। हमें दूसरों को जज करना, उन्हें लेबल देना, नाम देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे नफरत और दूसरे नेगेटिव रिजल्ट पैदा होते हैं। इसके बजाय हमें अपनी फीलिंग्स और जरूरतों को एक्सप्रेस करना शुरू करना चाहिए। हमें दूसरों से ईमानदारी और सहानुभूति से रिक्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। इसके जरिए हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने दयालु स्वभाव से वापस जुड़ सकते हैं। और ये सब कुछ करने के लिए आपको पहले खुद में बदलाव को लाना चाहिए, ताकि आप दूसरों को दिखा सके कि दयालु और हमदर्द होना क्या होता है। खुद को माफ कीजिए और ये टाइम है प्रेजेंट में फोकस करने का, अपनी फीलिंग्स और जरूरतों को समझने और पूरा करने की कोशिश करने का, और खुद की कदर और तारीफ करने का समय है। सख्त जजमेंट को किसी रिश्ते को तोड़ने ना दे। काइंडनेस फैलाना शुरू करे और लोगों की और हमदर्दी बनाए रखे, चाहे वे कोई भी हो। दूसरों को एक्सेप्ट करे और उनके योगदान को खुशी से सेलिब्रेट करे। और इसी बढ़िया सी लाइन के साथ